बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब ये युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं के कार्यक्रम में अगर जोश न हो तो फिर क्या होता, आनंद नहीं आता, मजा तो नहीं बोलते। क्यों गीता दीदी, आप भी तो युवा ही हो। अच्छा तो भारत माता की, भारत माता की। यूथ कैन लीड कार्यक्रम में हम सब लोगों ने अभी जिनको सुनना है, हमारे बहुत ही, जिनका नाम ही तेजस्वी है और मेरे ख्याल से युवा मोर्चा के ये सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मुझे पता नहीं है, मैं हाँ। और जिनके वक्तव्य, जिनकी वक्तव्य कला और जिनकी तेजस्विता और ऊर्जा से भरपूर लगातार युवा मोर्चा को पूरे देश के अंदर जो गतिमान कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, आज हमारे बीच में हैं आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी। मैं कहूँगा जोरदार एक बार तालियों से आप सब लोग उनका स्वागत करिए। मैं आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से यहाँ आने पर हम अपने प्रिय नेता का यहाँ पर मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई, जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग लगभग साथ साथ में काम किए हैं, भाई कुंदन लटवाल जी। मंच के सामने हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, और इनसे भी मेरा बड़ा पुराना संबंध है, इनसे नहीं, इनके पूज्य पिताजी से भी संबंध रहा। इनके वहाँ बलरामपुर के सांसद रहे इनके पिताजी, आप लोग नहीं जानते होंगे, राष्ट्रीय महामंत्री श्री वैभव सिंह जी। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम सब की अत्यंत प्रिय बहन नेहा जोशी। और मेरे साथ युवा मोर्चा में, अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी भी युवा मोर्चा में हैं, और मेरे साथ भी युवा मोर्चा में रहे। अच्छा, तेजेंद्र हम लोग जो है तेजेंद्र को काफी वो करते थे, इसने करते थे क्योंकि ये सबसे छोटे थे उस समय। हाँ, भाई तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, राष्ट्रीय मंत्री, हमारे यहाँ के प्रभारी, और जो हमेशा अटैकिंग मूड में रहते हैं। ये कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। क्या डिफेंस? ऑफेंस, हाँ, ऑफेंस इज द बेस्ट, क्या अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो भाई तेजेंद्र पाल बग्गा जी और हमारी बहन, जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, श्रेयसी सिंह जी, रोहन सहगल जी, और मंच का संचालन करने वाली हमारी बहन अंजलि सेमवाल जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित, अब मैं नाम लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों रंजन? तो सभी उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी हमारे युवा नौजवान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार यहाँ आए होंगे इस सदन के अंदर। इस सदन का नाम था पहले जनता दर्शन हॉल, और हमने इसका नाम बदल दिया है। इसका नाम कर दिया है मुख्य सेवक सदन भेंट कक्ष। तो इस मुख्य सेवक सदन के अंदर भेंट कक्ष में
मैं आप सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में जब भी मैं आता हूं तो मुझे अपने बचपन के सब दिन याद आ जाते हैं कि बचपन में हम लोग कैसे रहते थे, कैसे हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। विद्यार्थी परिषद के समय में कितने प्रकार का संघर्ष होता था। अभी शेषी बता रही थी तो मैं वो नागेंद्र जी आजकल इन्हीं के प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। तो हम लोग जब विद्यार्थी परिषद के समय में काम करते थे तो बहुत कठिन समय होता था। पूरे दिन भर हम लोग घूमते थे और लखनऊ में जो 5 नवीन मार्केट है हमारा, मधुसूदन जी आप गए हैं वहाँ? तो उस नवीन मार्केट में पूरे साल भर का जब हमारे यहाँ प्रांतीय अधिवेशन होता था तो प्रांतीय अधिवेशन में जितना सामान इकट्ठा होता था, तेजस्वी जी, उसमें दाल, चावल, तेल, ये सारा सामान इकट्ठा होता था प्रांतीय अधिवेशन के लिए और उसी को रख दिया जाता था। उसको रखने के बाद रात को जब हम लोग लौटते थे, एक हमारे अभिषेक जी हैं, ये भी वहाँ के शाहजहाँपुर के, इनके चाचा भी हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे, आजकल वो लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो रात में हम लोग जब लौट के आते थे तो स्टोव में दाल और चावल उबालते थे और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे वह भी वही खा के काम चलाते थे। आज तो सभी जगह बहुत सुविधाएं हो गई हैं, अच्छे अच्छे किचन बन गए हैं, अच्छे अच्छे सामान बन गए हैं, रहने के भी अच्छे अच्छे हमारे मकान तैयार हो गए हैं, अच्छे कार्यालय बन गए हैं। तो बड़ा कठिन समय हम लोगों ने देखा, लेकिन उस समय क्या था कि जुनून होता था, जुनून से हम लोग काम करते थे। इसलिए मैं सभी जब भी युवाओं के बीच में जाता हूं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अपने जीवन में आपने जो भी संकल्प लिया हो, जो भी रास्ता चुना हो, उसमें कभी किसी विकल्प को मत आने देना। क्योंकि अगर संकल्प में आपके विकल्प आ गया तो वहीं आपके रास्ते भटक जाते हैं, आपकी मंजिल आपसे दूर चली जाती है, आपके सपने आपसे दूर हो जाते हैं, आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। और जो लगातार काम करते रहता है, लगातार चलते रहता है, उसको निश्चित रूप से रास्ता मिलता है। और भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है। और एक बात और, बहुत बार हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कई बार, कोई भी, कि हम थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते हैं। अंग्रेजी में स्मार्ट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तेज, होशियार। सचिन ठीक कह रहा है। तो होशियार तो होना ही चाहिए, तेज भी होना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे को तो कह सकता है कि मैं चालाक हूं, छुपा भी सकता है किसी से, दूसरे से, लेकिन कोई अपने आप से कुछ नहीं छिपा सकता। उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और कई बार हमें बताते हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम भी ऐसा ही करते थे कि अध्यक्ष जी को हम बताते हैं, अध्यक्ष जी हमने बहुत काम किया, या हमारे जो भी हमारे इन क्षेत्रों में काम करने वाले होते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हैं, अपने बॉस को हर कोई बताता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्यों राम कुमार जी? और बताना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बॉस होता है वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप कहेंगे कि मैंने बहुत काम किया है, मैंने बड़ी मेहनत करी, मैंने जो है पहाड़ से जो है पहाड़ खोदा और उसमें से ये निकाल दिया, मैं बहुत महान हूं, कोई मानने वाला नहीं है। और अगर आपने काम किया है
मेहनत की है किसी भी फील्ड में, तो उसको छिपाने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, हमें भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं, और अभी 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसका रिजल्ट आया, तेजस्वी भाई, तो रिजल्ट आया, तो चूंकि मैं भी इतने साल युवा मोर्चा में रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा, और सभी अपने जो संगठन होते हैं उन सभी संगठनों में काम भी किया और सभी से संपर्क भी रहा, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, सभी लोगों से जान पहचान रही। तो मुझे लगता था कि अभी मंत्री परिषद बन रही है, तो इस मंत्री परिषद में मेरा नाम जरूर आएगा। और मंत्री परिषद बनी तो उसमें नाम आया नहीं मेरा। थोड़ा बहुत झटका तो लगता ही है जब सोचते हैं कि हम जो है काम कर रहे हैं और इसमें हर किसी को अपेक्षा होती है और हर कोई बनना भी चाहता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। कोई लेक्चर कितना भी अच्छा क्यों ना दे लेकिन जब उसके अपने ऊपर बीतती है तो उसको संभालना थोड़ा कठिन होता है। चाहे आप गीता के भावार्थ को समझिए, चाहे अन्य चीजों को समझिए, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जब उनके ऊपर कोई घटना घटित होती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। अपने साथ जब घटित होता है लेकिन दूसरों को समझाता है, तो खैर थोड़ा बहुत मुझे भी धक्का लगा, लेकिन मैंने कहा कुछ दिनों के बाद फिर सब सामान्य हो गया। क्योंकि हम लोगों ने बचपन से इस पार्टी में रहकर, इस विचार में रहकर एक चीज सीखी कि राष्ट्र प्रथम है, संगठन हमारा द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है। फिर काम पे लग गए। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। तो लोकसभा के चुनाव में अब मुझे लगा कि भाई मेरा नाम मंत्री परिषद में भी नहीं आया है, तो इस बार मुझे लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। मैंने तो छोटा प्रयास हो सकता है, थोड़ा बहुत मैंने भी किया, लेकिन उसमें फिर यही बताया गया कि साहब यहाँ प्रदेश में जो विधायक हैं, मैं भी मांग रहा था, एक दो लोग और भी थे, कि आप लोगों को जो है नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि विधायकों के लड़ाने पर अगर वो जीत जाते हैं तो फिर सीट खाली होती है, उसमें बाई इलेक्शन होता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो फिर उसमें भी नंबर नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद पार्टी का अध्यक्ष बनना था, फिर मेरा नाम बड़े जोर शोर से चला, बहुत जोर शोर से, तेजस्वी भाई। फिर उसका रिजल्ट आया तो उसमें फिर से मेरा नाम नहीं आया। तब मैं ज्यादा निराश नहीं हुआ, क्योंकि उस समय में मुझे लगा कि आदत हो गया था। फिर अचानक हमारी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले थे, तो एकदम से हमारे यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो गया। तो हमारे बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी वो मुख्यमंत्री बन गए। और अब उस दिन भी जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे कि अगले दिन कौन बनेगा, उसमें भी हमारा नाम जो है कभी मुख्यमंत्री में, कभी डिप्टी सीएम में खूब चला। और 2 दिन बाद जब शपथ हुई तो फिर उसमें नाम नहीं आया। अब की बार मैंने सोचा कि जो है अब मैं कुछ नहीं, यहाँ जितने भी थोड़ा सामान अमान था मेरा देहरादून में, मैं अपनी सब कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके चला गया सारा। अब मैंने सोचा कि मैं अब जब कोई जरूरी काम होगा या पार्टी कहीं भेजेगी, क्योंकि पार्टी का काम चलता रहता है, कहीं पार्टी किसी काम के लिए भेजेगी, कोई काम लगाएगी
या कोई जरूरी बैठक होगी तो ही मैं देहरादून आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। और मैं चला गया और मैं वहीं अपने ही काम में वहीं लगा था, आसपास वहीं घूमता रहता था। और मैं भूल गया था कि क्या बनना। मन में स्थित प्रज्ञ, आप सब लोगों ने, क्या होता है अभिषेक स्थित प्रज्ञ जानते हो? ऐसा भाव जिसमें, जिसको बोलते हैं निराकार भाव, जिसमें लगता है व्यक्ति को कि ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं है। तो उस प्रकार का भाव मेरे मन में आ गया और मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई कुछ देने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और मैं पद वद के बारे में मैंने सब सोचना छोड़ दिया। इतने में अचानक ये नई स्थिति पैदा हो गई कि एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो रहा था। अब तो मैं सोच भी नहीं सकता था और भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम तो बिल्कुल अखबार में किसी में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बड़ी, उस समय क्या होता है जब बार बार आपका नाम आता है, आप तो जितना परेशान होते हो कि नहीं होते हो, कई बार क्या होता है जो लीडरशिप में होता है, लीडर होता है, जैसे आप कह रहे हो कि यूथ कैन लीड, तो उसमें जिसके साथ बार बार घटना होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर बाद में। वो जैसे बार बार घाव लग जाते हैं ना खंजर के तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो साथ में जो लोग समर्थक होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो खूब परेशान होते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बार तेजेंद्र भाई मैं चुपचाप आके 3 दिन से मैं यमुना कॉलोनी में चुपचाप में लेट गया और मैं निकला ही नहीं बाहर। 1-2 बार लोगों ने फोन भी किया, शायद थोड़ी बहुत कुछ नाम इधर उधर चल रहे थे तो उसमें हल्का फुल्का ऐसी नाम मेरा भी आया। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, कहीं मेरा नाम नहीं है। और मैं, 1-2 पत्रकारों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा यार तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मेरा नाम बिल्कुल मत निकालना, इस बार लिखना ही मत मेरा नाम, और मेरा नाम आएगा भी नहीं अब, जब इतनी बार नहीं आया तो। और सच बताऊं तो किसी ने लिखा भी नहीं, एक ने भी नहीं लिखा। और 3 जुलाई 2021 को विधानमंडल दल की बैठक होती है और मेरी जैसी आदत है, मैं आगे नहीं बैठता, ऐसे आगे मैं पीछे जाके बैठ जाता था। शेखर वहीं थे ना? हाँ, मैं सबसे जाके पीछे बैठ गया। और नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वो बन के आए थे यहाँ पर्यवेक्षक, वो बाहर गए, अंदर गए और उन्होंने अंदर आके जो है तुरंत माइक पकड़ा और माइक पकड़ के उन्होंने कहा कि विधानमंडल दल के नेता के लिए एक ही नाम आया है और सर्वसम्मति से उनका नाम चुन लिया जाता। तब मैं आगे आया। और इस बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये किसी पार्टी में संभव नहीं है, दूसरी किसी पार्टी में ऐसा होता नहीं है। अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसको पहले 10 बार ठोका जाता है, पीटा जाता है, बुलाया जाता होगा, बताया जाता होगा, और कोई ना कोई नेता ऐसा भी होता होगा जो ये कहता होगा कि मैं तुमको बनवा रहा हूं। क्यों, होता होगा कि नहीं होता होगा? लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे किसी ऑफिस बियरर का, चाहे प्रदेश में, देश में, कहीं से कोई फोन नहीं आया। अब 2 चीजें आप देखिए, एक तो उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मेरे को तय कर लिया और मुझसे बात भी नहीं करी, पार्टी और नेतृत्व का भरोसा। और दूसरी बात यह कि यह भी भरोसा था कि जिस कार्यकर्ता को हम दे रहे हैं वो कार्यकर्ता भी जो है इसमें काम कर लेगा। और किसी दूसरी पार्टी में नहीं होता कि बिना सिफारिश के, कांग्रेस में देखिए कैसी,
हाँ, बिना परिवार के समर्थन के किसी पार्टी में नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में तो देखिए कैसी मार पड़ती है, कैसी गुटबाजी होती है। अभी आप देख लीजिए, अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा उनका, लेकिन वो सब मान के बैठे हैं कि जैसे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में है और इतनी खींच रहे हैं एक दूसरे को। कोई एक ग्रुप उधर को जा रहा है, एक ग्रुप उधर को जा रहा है, एक ही कार्यक्रम में जाते हैं, एक ही कार्यक्रम में दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। एक ग्रुप दूसरा हेलीकॉप्टर ले जाता है, दूसरा ग्रुप दूसरा हेलीकॉप्टर ले जाता है। तो कुछ पार्टियां देश के अंदर केवल राजनीति में इसलिए काम करती हैं कि उनको अपने लिए काम करना है। आप देखिए, अभी जनरल बिपिन रावत जी का नाम इसमें लिखा है। जनरल बिपिन रावत जी हमारे मान और सम्मान है, केवल उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो मान सम्मान है। और उनके निधन से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे काफी स्नेह करते थे। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मेरे साथ रहता था। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते थे और मुझे उनके साथ इसी महीने मध्य प्रदेश जाना था, सागर, जहां मेरे पिताजी की यूनिट थी, महा रेजिमेंट सेंटर है। उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ था वहां जाने का। उनके साथ मुझे जाकर वार मेमोरियल जाना था और वहां एक दिन पूरी फौज के साथ रहना था। मैं बचपन में सागर में भी रहा हूं और अचानक ये घटना घटित हो गई। उसके अलावा 4 जगह पर, उत्तराखंड के 4 स्थानों पर उन्होंने हमारे कार्यक्रम बनाए हुए थे, जिसमें हम फौज के परिवारों से मिलने का, सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, सबसे मिलने के कार्यक्रम तय किए हुए थे। नियति को कुछ और मंजूर था, वो हमारे बीच में नहीं है और हमारा हमेशा, आज वो हमारे बीच में नहीं भी हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पार्टियां जो जब वो जिंदा थे तो उनके बारे में कहते थे कि जनरल रावत ये गली के गुंडे हैं, अपमान करते थे सेना का, जनरल रावत का। और आज जब चुनाव नजदीक आ गया है, जो उन्होंने हमेशा देश के साथ किया, वही आज भी उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। आज इतना कार्यक्रम कर रहे हैं तो जनरल रावत का बड़ा फोटो लगा रहे हैं मंच पर। जिंदा जीते जी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। ये उनकी सोच है। जो सैनिकों का हमेशा अपमान करते रहे, वो भी आज सेना के बारे में कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से आज हमारे धार्मिक संस्थान हो, धार्मिक स्थान हो, हमारी संस्कृति हो, उसका उत्थान हुआ है। अभी मैं 6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैं बनारस गया था, काशी विश्वनाथ, और सन 2002 में मैं अंतिम बार वहां गया था। तो तब मैंने देखा था वहां पर, आप तो गए होंगे काशी विश्वनाथ, तो उसमें जब हम अंदर जाते थे मेन गेट से, तो इतना सकरा सा रास्ता होता था, छोटा, और गंगा की तरफ जाने वाला कोई रास्ता नहीं था। आज पूरा हाईवे जैसा बन गया है। दिव्य काशी, भव्य काशी, अलौकिक काशी, नई काशी, एक नया स्वरूप। आप देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कहां आसमान में आ गए, अभी तो बन ही रहा है जबकि। और कोई भी जो है श्रद्धालु, जो बाबा का भक्त है, वो अगर गंगा जल वहां चढ़ाना चाहेगा तो सीधे गंगा से गंगा जल लाकर भगवान को अर्पित कर सकता है, जहां रास्ता ही नहीं हुआ करता था। अभी कुछ दिनों पहले मुझे अयोध्या जाने का भी अवसर मिला। मैं एक कार्यक्रम में अयोध्या भी गया था। चूंकि लखनऊ में मैं पढ़ा हूं तो वहां बहुत सारे मित्र हैं हमारे, तो हम लखनऊ गए, वहां से अयोध्या गए। तो जिस अयोध्या में भगवान रामलला पहले टेंट के अंदर रहते थे, आज इस प्रकार का अयोध्या धाम बनने जा रहा है कि मैं कहता हूं केवल हिंदुस्तान का नहीं,
बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक स्थान बन रहा है। 2013 में उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, तो आपदा के समय में जिस प्रकार से पूरा वहां पर बाबा केदार का आसपास का परिसर, वहां पर शंकराचार्य जी की समाधि सारी पूरी तरह से जो है खराब हो गई थी, नुकसान हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। उस काम को भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास अभी 5 नवंबर को किया गया। एक नए स्वरूप में बाबा केदार का स्थान बन रहा है। साथ में अभी बद्रीनाथ, आप लोगों में से कभी बद्रीनाथ गए होंगे और अब जाओगे 1-2 साल बाद, तो वहां पर भी आपको नया बद्रीशपुरी दिखाई देगी। 250 करोड़ की योजनाओं की वहां भी स्वीकृति हो गई है। जितने मकान हैं उनको शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी सरकार ने उसका मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। माननीय मोदी जी के निर्देशन में सब काम हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सड़कों के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो कभी पहले नहीं हुआ। कहते हैं भूतो न भविष्यति, भविष्य में तो और अच्छा होगा, क्योंकि मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में नित नए आयामों को छूने का काम हो रहा है। लेकिन 4 धाम ऑल वेदर रोड है, पूरे उत्तराखंड में एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला लंबित था, वो मामला भी अभी सॉर्ट आउट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी रोडों को बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में हमारे पूरे हाईवे, चारों धामों को, पूरे उत्तराखंड को जोड़ने का काम करेंगे। ऑल वेदर रोडों को बनने का रास्ता साफ हो गया है। आज रेल के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में तो रेली के अलावा कुछ नहीं है। वैभव जी, आप लोग तो रेली से यात्रा करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सब अब तो थोड़ा सड़कें बड़ी अच्छी अच्छी हो गई, तो लोग सड़कों से भी जा रहे हैं। पहले केवल लोग जो है ट्रेन पे ही यात्रा करते थे वहां। और हमारे यहां तो सपना था कि पहाड़ के अंदर कैसे ट्रेन जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं, कितने गांव हैं अभी, देवाल में, धारचूला में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, ऐसे स्थानों पर अभी भी बच्चों ने जो सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से किसी ने ट्रेन नहीं देखी होगी। आज हमारे यहां पर 125 किलोमीटर की जो रेल है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, वो जा रही है बिल्कुल पहाड़ के बीच में से। सुरंग बनाई जा रही है और ट्रेन जा रही है। 2024 तक वो योजना हमारी पूरी हो जाएगी। लोग बाबा केदार के दर्शन करने, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने लोग ट्रेन से जाएंगे। हवाई यात्राएं हमारी लगातार, हम हर बड़े शहर को, हर शहर को जोड़ने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कल भी हमको नए हवाई सेवाओं की जो है अनुमति प्रदान हुई है। चिन्यालीसौड़ का हवाई अड्डा, गौचर का हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा जल्दी हम चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसके लिए हमने अभी, हमारी सरकार ने कि यहाँ पर धार्मिक स्थानों पर लोग आए, अच्छा जो हमारा धार्मिक पर्यटन है वो बढ़े। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम जो 20% पहले बैठ लेते थे, महाराज जी भी आ गए, महाराज जी प्रणाम, तो एविएशन टर्बो फ्यूल, वो हम लोगों ने 18% बैट कम कर दिया उसमें। अब हवाई सेवाएं भी हमारे प्रदेश के अंदर सस्ती हो गई। आज हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने 2-3 संस्मरण इसलिए सुनाए कि मैं सोच के तो आया था कुछ और कहूंगा आपसे, लेकिन आप लोगों को देखकर मेरे मन में अन्य कई सारे विचार आ गए। युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये जवानी और ये जिंदगानी ये बार बार मिलने की चीज नहीं है। इसलिए इसको अपने एक ध्येय बनाकर, जीवन का एक संकल्प लेकर अब आगे बढ़िए। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जो करना चाहे, वो जैसा करना चाहे और जो बनना चाहे वो बन सकता है। और मैं आज तेजस्वी जी को बहुत
बधाई देता हूं कि उन्होंने ये नया कार्यक्रम पूरे देश के अंदर शुरू किया है। पहले तो हमारे यहाँ पर प्रबोधिनी महालगी जो मुंबई भाईंदर में थी, वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। अभी तो साक्षात जो है खुद ही एक संस्थान है ट्रेनिंग के। मैं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आप। तो एक बार इनका स्वागत करिए आप लोग, इतने अच्छे अध्यक्ष हैं आप। युवाओं को अपने अतीत से भी सबक लेना और सतर्क रहना और बेहतर भविष्य बनाना, बेहतर भविष्य देखने की आशा के साथ जीना चाहिए। और निश्चित रूप से आप सब लोग जो यहां आए हैं, सारी की सारी क्रीम है, क्योंकि क्रीम अब मैंने क्रीम क्यों कहा? जब क्या होता है वो मट्ठा बनाते हैं, मलाई, हाँ मलाई कह सकते हैं। जब खूब मट्ठे को मथा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है ना। और जब दूध गर्म होता है तो क्या निकलती है? मलाई निकलती है। तो आप लोग मलाई, इसलिए मैंने कहा कि यहां पर लाखों लोग हैं और उन लाखों लोगों में से आप यहां पर ये सैकड़ों लोग हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक एक व्यक्ति, एक एक जना जो यहां आया है वो हजारों के रूप में है, हजारों के प्रतिनिधि के रूप में है। इसलिए मैंने क्रीम कहा आपको। आप निश्चित रूप से लीडर बनेंगे और जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे, उन क्षेत्रों को नई दिशा देने का काम करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है, वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई ऑफिसर बने, पत्रकार बने, वैज्ञानिक बने, या अच्छा कृषक बने, या अच्छा समाज सेवक बने, वो अपने क्षेत्र में जो सबसे अच्छा काम करता है वो लीडर होता है। तो मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों के लीडर बनोगे, नेता बनोगे। मैं आप सभी का पुनः एक बार यहां पर, चूंकि बहुत ज्यादा बोल गया, मुझे लग रहा है उसमें 15 ही मिनट लिखा हुआ है, मैं भूल गया कि मैं बोलते बोलते जो है काफी आगे चला गया हूं। अंत में मैं आप सभी को पुनः यहां पर स्वागत करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं के लिए कही गई ये पंक्तियां कहूंगा। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य के अपने सब जानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, भारत का अनमोल समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक बार हम सभी जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें।